नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। सुदर्शन बैच की अगली क्लास में चलते हैं और इससे पहले अपन ने जो है आधुनिक स्वतंत्रता संग्राम यानी कि आप ये कह सकते हो कि आधुनिक राजस्थान के इतिहास से संबंधित जो कॉमन टॉपिक है सभी एग्जाम में वो पढ़ लिए। अब अपन चल रहे हैं राजस्थान की इतिहास कला संस्कृति के टॉपिक्स की तरफ, जिसमें सबसे पहला आप लोगों के कॉमन टॉपिक जो है वो आता है आपके वास्तुकला से रिलेटेड। वास्तुकला में दुर्ग, मंदिर, ये सारी चीजें आ जाती है यानी कि स्थापत्य से रिलेटेड। आज अपन जो टॉपिक ले रहे हैं वो है आप लोगों के प्रमुख दुर्ग है। ठीक है, दुर्गों की 3-4 क्लासें होगी, उसमें अपन सारा ही जो है कवर कर लेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट आगे चलेंगे। रीट का जो एग्जाम देने वाले हैं 27 और 28 फरवरी को जिनका एग्जाम है वो ध्यान देंगे कि आप लोगों के जो एसएसटी के पेंडिंग टॉपिक्स थे, यानी कि आप लोगों के एक तो थे, आप लोग कह रहे थे कि हमारे ज्योग्राफी के जो है पेंडिंग टॉपिक्स थे, जिसमें आप लोगों के इंडिया और वर्ल्ड दोनों है। ठीक है, ये दोनों ही चीजें आप लोगों को मैंने बताया था वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से इन टॉपिक्स को भी अपन क्लियर करेंगे, जिनकी क्लासेस शुरू की जा चुकी है। कल की क्लास आप लोगों को दी जा चुकी है और वो क्लास आप लोगों को देख लेनी है शाम 8 बजे। ठीक है, शाम 8 बजे रामनिवास जी सब बेहतरीन प्रश्न और सीधे सीधे बनने लायक प्रश्न, उनके साथ में वो कंसेप्ट भी समझाएंगे, सारी चीजें आप लोगों के क्लियर होगी। इतने कम समय में इसको कवर करने का यही तरीका है और वो जरूर अटेंड करें। शाम 8 बजे, दोपहर 12 बजे आप लोगों की ये क्लास आती ही है और बीच में ऐसा होगा तो एक मैराथन भी देंगे ताकि आप लोगों के और भी बढ़िया तरीके से चीजें कवर हो जाए। ठीक है, तो ये शाम 8 बजे कल भी क्लास दी थी, वो भी देख लेना जिन्होंने नहीं देखी है। अपने इसी जीजीडी पर आ रही है, रीट एसएसटी वाली जो प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से, उसके अंदर ये क्लासेस आ रही है। ठीक है, चलिए साथियों अब बढ़ते हैं अपन अपनी इस मुख्य क्लास की तरफ। देखो, अब आज के पढ़ना अपन है दुर्ग। दुर्ग कह दो चाहे किला कह दो एक ही बात है। ठीक है, चाहे दुर्ग को चाहे किला को एक ही बात है। पहले सामरिक महत्व से देखा जाए तो इनका बहुत ज्यादा महत्व था, सुरक्षा की दृष्टि से भी देखें तो और रहवास की दृष्टि से भी देखें तो, स्थापत्य की दृष्टि से देखें तो दुर्ग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हुए हैं। ठीक है, सप्तांग का भी हिस्सा हुए हैं। सप्तांग होते हैं ना, सप्तांग 7 अंग जो राजा के शासन के बताए हैं, उनका एक हिस्सा जो है दुर्ग भी रहे हैं, इसलिए दुर्ग बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखो दुर्गों का जो है पुराना इतिहास रहा है, दुर्गों के भी प्रकार रहे हैं कि राजस्थान में प्रमुख दुर्ग कौन कौन से हैं। दुर्गों के प्रकार रहे हैं, इसमें देखो कौटिल्य के अनुसार अलग बताए गए हैं, यानी कौटिल्य के अनुसार, यानी कि कौटिल्य की कौन सी थी, अर्थशास्त्र। कौटिल्य की अर्थशास्त्र में 4 प्रकार के दुर्ग बताए हैं और शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। कौटिल्य की अर्थशास्त्र में 4 प्रकार के, शुक्र नीति में 9 प्रकार के। और यदि ये पूछ ले कि मनुस्मृति के अंदर कितने प्रकार के दुर्गों का वर्णन हुआ है, तो ध्यान रखना 6 प्रकार के दुर्गों का वर्णन हुआ है मनुस्मृति के अनुसार। ठीक है, स्मृति में 6 ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, स्मृति के अंदर 6 ध्यान रखना है, तो ये ध्यान रखना है। अब देखो कौटिल्य के अनुसार कौन कौन से दुर्ग है। औद्रिक दुर्ग है, औद्रिक दुर्ग यानी कि औद्रिक या औद्योग दुर्ग भी कहते हैं, ये स्पेशली आ जाते हैं इसके अंदर आप लोगों के जल दुर्ग। कौन से, जिनके चारों तरफ पानी भरा होगा वो जल दुर्ग इनके अंदर आएंगे। ठीक है, पार्वत या गिरि दुर्ग कौटिल्य के अनुसार ये बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग है। कौटिल्य के अनुसार ये दुर्ग जो है सर्वश्रेष्ठ दुर्गों के अंदर आता है। ये किसके अंदर आता है, सर्वश्रेष्ठ के अंदर। धानवन दुर्ग यानी धोरे होंगे आसपास, वन दुर्ग यानी सघन वन के अंदर बने हुए होंगे। ठीक है, और शुक्र नीति के अनुसार देखो औद्रिक या औद्योगिक दुर्ग ये जल दुर्ग ही हो गए। पार्वत या गिरि दुर्ग ये स्पेशली किसी न किसी पहाड़ी पर होते हैं या पर्वत पर होते हैं। ठीक है, धानवन दुर्ग ये होते हैं स्पेशली धोरों के अंदर, यानी कि ये मरुस्थल के अंदर होते हैं। कैसे होते हैं, ये मरुस्थल में, मरुस्थल में ये दुर्ग होते हैं। वन दुर्ग सघन वन, बहुत घना जंगल है, उनके अंदर कोई दुर्ग बना हुआ है, वो वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है, और एरन दुर्ग जो होता है ये कंटीली झाड़ियों से घिरा होता है, पहाड़ी भी होती है, कंटीली झाड़ियों से भी घिरा होता है। ये पारेख दुर्ग में स्पेशली क्या होता है, दुर्ग के चारों तरफ एक खाई होती है। दुर्ग के चारों तरफ क्या होती है, एक खाई बना दी जाती है, उसके अंदर पानी भर देते, उसके अंदर जो है मगरमच्छ वगैरह कोई ऐसे जानवर छोड़ देते हैं जिनसे लोग डरे। ठीक है, विषैले जीव छोड़ दिए जाते हैं जिनसे लोग डरे, डरे यानी कि सुरक्षा होगी। ठीक है, तो ऐसी खाई होती है, इस ख से ध्यान रखना, खाई। ठीक है, और पारिद दुर्ग में क्या होती है, चारों तरफ होती है एक बड़ी मिट्टी की दीवार टाइप होती है। तो देखो द वाले वर्ग में ही आता है ध, तो ध से तो ध्यान रखो दीवार और ख से ध्यान रखो खाई। इस तरीके से ध्यान रखना है, ध से तो दीवार, ख से खाई।
पारिक और पारिद में ये ध्यान रखना है। सैन्य दुर्ग में क्या होगी, मतलब बहुत जबरदस्त जो है सुसज्जित सेना होगी। क्या होगी, बहुत ही सुसज्जित अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित सेना होगी। और सहाय दुर्ग, ये भी सैन्य दुर्ग से के जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या होती है, सेना तो होती है, सेना तो होती है, प्लस सहायता के लिए इनके बंधुजन भी होते हैं। बंधुजन यानी सहाय से कैसे याद कैसे रखना है, सहाय, क्या याद रखना है, सहाय, आगे लगाओ था, कि सहायता के लिए लोग भी होंगे, बस इस तरीके से याद रखना है, इस तरीके से अपने को याद रखना है। ये है दुर्गों के प्रकार, क्या दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं, ये भी पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है, कि बताओ कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के, शुक्र नीति के अनुसार कितने प्रकार के, मनुस्मृति के अनुसार कितने प्रकार के। मनुस्मृति और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार ये सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है, और शुक्र नीति के अनुसार ये वन दुर्ग है, ये सर्वश्रेष्ठ दुर्गों के अंदर गिना जाता है। शुक्र नीति के अनुसार जो है ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। उनके अनुसार गिरि दुर्ग है कौटिल्य और इनके अनुसार, और शुक्र नीति के अनुसार वन दुर्ग नहीं, सॉरी सैन्य दुर्ग, इनके अनुसार ये सैन्य दुर्ग जो है ये सर्वश्रेष्ठ दुर्ग के अंदर आता है। सर्वश्रेष्ठ दुर्ग किसके अनुसार, शुक्र नीति के अनुसार। अब स्क्रीनशॉट ले लो आप, अब स्क्रीनशॉट ले लो। सेना का शुक्र है, ऐसे याद रख लेना, सेना का शुक्र है कि हम बच गए, इस तरीके से। तो राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के प्रकार आप लोगों ने ये पढ़ लिए हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखें। चले आगे बढ़े, ओके। देखो नेक्स्ट, अब यही चीज आप लोगों को नोट डाउन भी करनी होती है, तो मैंने जो है आप लोगों के लिए पूरी व्यवस्था की है। देखो औद्रुक दुर्ग, औद्रुक दुर्ग का सीधा ही नाम जो है इसका आप लोगों को ध्यान रखना है, इसे कहा जाता है जल दुर्ग। जैसे कि राजस्थान के अंदर अपने कौन कौन से, मान ले अपन की, एक तो गागरोन का किला है राजस्थान के अंदर, एक तो गागरोन दुर्ग, बैसरोडगढ़ दुर्ग, ठीक है, ये दो स्पेशल है, बैसरोडगढ़, ये दोनों स्पेशली औद्रुक दुर्ग के अंदर आएंगे। इन्हें जल दुर्ग भी कहते हैं। इनके मतलब किसी नदी या जल स्रोत के पास बने होते हैं, या तो दो नदियों के संगम पे, या एक नदी के किनारे, या कोई ना कोई जल स्रोत होता है उसके पास बना हुआ होता है, यानी जल से उसे सुरक्षा मिल रही होती है, ये ध्यान रखना, पानी से उसे सुरक्षा मिल रही होती है, तो वो औद्रुक दुर्ग के अंदर आते हैं। पारिक दुर्ग स्पेशली ध्यान रखना, खाई, ठीक है, स्पेशली क्या ध्यान रखनी है, इसके अंदर अपने को खाई ध्यान रखनी है कि इसके जो है आसपास होगी खाई। ऐसे दुर्ग जिनके चारों तरफ गहरी खाई बनी हो, अपने यहाँ पे भी है ऐसा दुर्ग, एक लोहागढ़ भरतपुर वाला, ठीक है, लोहागढ़ भरतपुर। हालांकि ये जो है लोहागढ़ आप लोगों के पारिद दुर्ग के अंदर भी आएगा, इसके चारों तरफ मिट्टी का परकोटा भी है, ठीक है, तो ये लोहागढ़ इसके अंदर आ जाता है। पारिद दुर्ग, ऐसे दुर्ग जिनके चारों तरफ जो है परकोटा या दीवार बनी हो, ठीक है, परकोटा या दीवार बनी हो। तो देखो एक तो जैसलमेर दुर्ग में भी है ऐसा परकोटा या दीवार, ठीक है, जैसलमेर में है, भटनेर में भी है, भटनेर में भी है, और भरतपुर वाला लोहागढ़ जो है इसके अंदर भी ये दीवार भी बनी हुई है, ठीक है। अब ये एक ही दुर्ग दो दो श्रेणियों में भी जाता है, जैसे जैसलमेर लोगे ना तो ये धानवन दुर्ग की श्रेणी में भी जाएगा। मरुस्थल या रेगिस्तान में बने दुर्ग इस श्रेणी में आते हैं। इसमें जैसे कि एक तो आपके जैसलमेर का सोनारगढ़ ही है, जैसलमेर का ये सोनारगढ़, एक जूनागढ़ बीकानेर वाला, ये भी इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है, तो ये दोनों ध्यान रखना है। गिरिदुर्ग, गिरिदुर्ग तो राजस्थान के बहुत सारे गिरिदुर्ग ही है, जालोर वाला ले लो, सिवाना वाला ले लो, रणथंभौर का ले लो, सारे गिरिदुर्ग में बहुत उदाहरण है। एकांत और ऊंची पहाड़ी पर बने हुए दुर्ग इस श्रेणी में आते हैं। वैसे गिरिदुर्ग मेरी दृष्टि में भी श्रेष्ठ दुर्ग होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये ऊंचाई पे होते हैं, ऐसी पहाड़ी पे होते हैं जहां से मतलब चारों तरफ निगरानी रखी जा सके। अब किसी को हमला करना है तो ऊपर आना पड़ेगा, ऊपर आते हुए वो दिखेगा, ठीक है, तो ये एक्चुअली बहुत अच्छे होते हैं। यदि देखे जाए ना, अपन खुद की सोच लगाओ तो भी अपने लगेगा कि हाँ किसी को मारना है, गोली मारने का क्या, हम पत्थर मार के बदला ले, पत्थर की गति और तेज हो जाती है ऊपर से फेंकेंगे तब। तो ये गिरिदुर्ग बहुत ही श्रेष्ठ होते हैं। वन दुर्ग, इस श्रेणी में आने वाले दुर्ग सघन वनों से घिरे होते हैं। सहाय दुर्ग क्या होता है? ऐसा दुर्ग जिसमें अस्त्र शस्त्र और सुसज्जित सेना साथ देने वाली हो, बंधुजन हो। तो ये कोई भी दुर्ग हो जिसके अंदर सेना और बंधुजन रह सकते हैं, वो सहाय दुर्ग की श्रेणी में भी आ जाते हैं, ठीक है। सैन्य दुर्ग सेना द्वारा पूर्ण रूप से सुरक्षित अवैध दुर्ग होता है। एरन दुर्ग में क्या होता है? खाई भी होती है, कांटे भी होते हैं, पत्थरों से सुसज्जित दुर्ग होता है, यानी कि एक तरीके से जंगल टाइप हो गया, खाई भी है, कांटे भी है, इस तरीके से उसको सुरक्षा दी जाती है, वो एरन दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो ये श्रेणियां आप लोगों को याद रखनी है। आजकल प्रश्न इस तरीके से भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब ले बेटा स्क्रीनशॉट। अब अपन एक एक दुर्ग पढ़ेंगे ढंग से, और
आज की क्लास में अपन चित्तौड़गढ़ दुर्ग पढ़ने वाले हैं, जो सबसे बड़ा दुर्ग है, जिसमें से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं, संभावना भी सबसे ज्यादा बनने की है और सबसे महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि उसके बारे में कहा जाता है गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। कि गढ़ों में गढ़ है ना वो चित्तौड़गढ़ ही, बाकी सब तो इसके सामने गढ़ैया है। ठीक है, कि गढ़ इतने है ही नहीं। तो ये चित्तौड़गढ़ के बारे में आज जो है अपन जानकारी पढ़ लेते हैं। उससे पहले जो है एक चीज और ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राजस्थान के यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाले दुर्ग कौन से हैं। यदि ये पूछ ले कि संख्या कितनी है तो 6 है, दुर्गों की संख्या 6 ही है। इसके अलावा जयपुर का परकोटा वगैरह वो जुड़ा हुआ है, वो अलग है, लेकिन दुर्ग पूछे जाए तो 6 है। ठीक है, और इसको याद रखने का बहुत ही सिंपल साधारण शॉर्टकट फॉर्मूला है, चीकू गाजर आम खाओ और दुर्गों के नाम याद करो। ठीक है, चीकू गाजर आम। देखो चीकू गाजर आम में आप लोगों को अब ध्यान रखना है, जैसे ची से तो क्या आ जाएगा आप लोगों के चित्तौड़गढ़, ये मैंने पर्यटन वाली क्लास में भी बताया था आप लोगों को। कू से क्या आ जाएगा आप लोगों के कुंभलगढ़, यानी मुख्य मुख्य दुर्ग जो है वो इसके अंदर आई जाते हैं। गा से क्या आ जाएगा आप लोगों की गागरोन, गागरोन की भी बहुत महत्ता है। ठीक है, ज से क्या आ जाएगा आप लोगों की जैसलमेर दुर्ग, जैसलमेर का सोनारगढ़। ठीक है, र से क्या आ जाएगा आप लोगों के रणथंबोर, रणथंबोर को चित्तौड़गढ़ का छोटा भाई कहा जाता है। और आम से क्या आ जाएगा आप लोगों के आमेर दुर्ग, आमेर दुर्ग। इस तरीके से ये जो है आप लोगों को पूरे के पूरे 6 दुर्ग याद कर लेने हैं चीकू गाजर आम नाम से। चीकू गाजर आम खाओ, चीकू गाजर आम, और दुर्गों के याद करो नाम। ठीक है, ले इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लेना। अब बढ़ते हैं अपन चित्तौड़गढ़ दुर्ग की तरफ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की लोकेशन कहाँ है? क्या चित्तौड़गढ़ में? हाँ बिल्कुल सही है, चित्तौड़गढ़ खुद जिले का नाम भी है और वहीं पे जो है चित्तौड़ दुर्ग है। देखो निर्माण किसने करवाया? अब ज्यादा साधारण सीधी भाई नया फ्रेशर जितना भी है वह निर्माण में टाइम आ जाए तो सीधो कह दे कि कुंभा, लेकिन कुंभा ने ज्यादातर दुर्गों का विस्तार करवाया है, निर्माण नहीं। पुनर्निर्माण करवाया है, निर्माण नहीं। ठीक है, ऐसे बताते हैं वीर विनोद के अंदर के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण जो है ये कुंभा ने करवाया, लेकिन उसमें से ज्यादातर पुनर्निर्माण है। ठीक है, अब ये जो है मौर्यों द्वारा बनाया हुआ दुर्ग है, ध्यान रखना मौर्य शासक। ठीक है, ये भी मौर्य शासक, कुंभलगढ़ भी मौर्य शासक, ऐसे पूछेंगे प्रश्न। तो ये है बनाया हुआ चित्रांग मौर्य द्वारा, चित्रांग मौर्य द्वारा जो है ये दुर्ग बनाया गया है। कई जगह चित्रांगद मौर्य लिखा मिलेगा। ठीक है, तो ये चित्रांग मौर्य द्वारा बनाया गया है, इसीलिए इसको जो है चित्रकूट के नाम से भी जाना जाता है इस दुर्ग को। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। पठार या पहाड़ी कौन सी है? तो देखो वैसे मेसा का पठार है, कौन सा है? मेसा का पठार, मेसा पठार पर यह स्थित है। अब मेसा पठार की ऊंचाई आप लोगों को अलग अलग मिलेगी। ठीक है, ऊंचाई में आप लोगों को 616 मीटर भी मिलेगा, 620 मीटर भी मिलेगा और 640 मीटर भी मिलेगा। कि गुरुजी ये अंतर क्यों? क्योंकि ये जो है इतिहासकारों के, जितने इतिहासकार ज्यादा हुए उन्होंने अपने अपनी तरफ से अलग अलग लिखा है चीज। ठीक है, तो ये मेसा के पठार पर है जो 620, 640, 616 जो भी आ जाए ध्यान रखना, तीनों नहीं देते कभी भी, ऐसे साथ में नहीं देंगे, लमसम देंगे। 600 के आसपास का एक ही ऑप्शन मिलेगा, ये ध्यान रखना। वैसे समुद्र तल से ऊंचाई आप देखोगे इसकी तो लगभग 1850 मीटर है। इतने किसकी? अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। वेल मछली होती है ना, वेल मछली, उसके आकार का ये दुर्ग है, बहुत जबरदस्त दुर्ग है ये। ठीक है, नदियां इसके किनारे देखो, ये कौन सी नदियों के किनारे हैं? तो ये गंभीरी और बेडच नदी के किनारे हैं, गंभीरी प्लस बेडच के ये किनारे पर है, मतलब बिल्कुल जल दुर्ग की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन इसके पास से गुजरती है नदियां। उपनाम, इसके उपनाम बहुत है। इसे जो है राजस्थान के दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान के दुर्गों का सिरमौर, सिरमौर यानी सबसे ऊंचा। ठीक है, इसे जो है राजस्थान का गौरव कहा जाता है। गौरव कहा जाता है। इसे जो है चित्रकूट दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। तो उपनाम इसके बहुत सारे हैं। ठीक है, इसके बारे में प्रसिद्ध कथन कौन सा है? तो इसके बारे में कहा जाता है गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। ठीक है,
ये जानकारी आप लोगों को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। फिर इसके बारे में और भी जानकारियां हैं जो मैं बताता हूं आप लोगों को, ये चित्तौड़गढ़ की महिमा का बखान करते हुए। और मैं दुर्ग पढ़ाता हूं ना तो मुझे बहुत ही गौरव महसूस होता है, मुझे खुद को भी। कारण यह है कि ऐसी स्थापत्य कला हमारे राजस्थान में स्थित है जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है, और जिसे वास्तव में देखो निहारो तो लगता है कि उस समय के कारीगर जो थे ना, वो वास्तव में कारीगर थे। उस समय के कारीगर तो बाकी सब अब कारीगर ही है, अपन उनके बारे में क्या कह सकते हैं, लेकिन कलाकृति बहुत जबरदस्त है। ले स्क्रीनशॉट। ठीक है टाबरो, आगे बढ़ो। देखो अब जो है थार प्रश्न बनी विशेषताओं रिलेटेड, ठीक है, विशेषताओं रिलेटेड के भाई इसकी विशेषता बताओ। तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। लिविंग फोर्ट समझते हो? इसके अंदर जो है एक समय में 50,000 से अधिक लोग निवास कर सकते थे। जब विदेशी आक्रमण होता था तो क्या करते थे, दुर्ग के दरवाजे कर देते बंद, और कोई माइका लाल राजस्थान के दुर्गों के दरवाजे आसानी से तोड़ नहीं पाया। भेदिए जो हुए हैं, गद्दार जो हुए हैं, उन्होंने गद्दारी की है, इसके अलावा तोड़ नहीं पाए थे। तो ये दरवाजे बंद कर देते, खेती अंदर ही करते। देखो आदमी को जीने के लिए, मतलब इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान, मूलभूत आवश्यकता है। तो अनाज अंदर उगा देते थे, तालाब अंदर बने हुए थे, सरोवर थे, ठीक है। तो सालों साल बरसात होता, पानी वगैरह, पहाड़ी का सिस्टम ऐसा ही था, वहीं पे वो जलाशय भर जाते थे, तो अनाज भी हो जाता, पानी भी हो जाता, और बाकी सारी चीजें अंदर ही। मतलब 50,000 लोगों के रहने की व्यवस्था, मतलब पूरा गांव का गांव है। अब गांव चारों तरफ पर कोटे से गिरा हुआ है तो सुरक्षित है बस। तो इसलिए ये सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट था, यानी कि लोग अंदर घर बना के रहते थे। ये सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। इसके बाद में जैसलमेर, इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट राजस्थान का जैसलमेर है। चित्तौड़गढ़ सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, ध्यान रखना। जब विदेशी आक्रमण होता था बंद कर देते, 8-8 9-9 महीने विदेशी सेनाएं जो है घेरा डाल के पड़ी रहती थी, लेकिन दुर्ग के दरवाजे खोलते नहीं थे। ये अंदर बढ़िया मौज करो। इसके अंदर जो है 7 प्रवेश द्वार है, ठीक है। ये प्रवेश द्वार पूछे जाते हैं। देखो पाटन पॉल, एक्चुअली इसका नाम जो था वो पाटन पॉल था। क्या था इसका नाम? पाटन पॉल। पाटन पॉल का मतलब होता है मुख्य दरवाजा, ठीक है, मुख्य। पाटन पॉल का मतलब है मुख्य दरवाजा। एक तो ये इसका मतलब है, एक यूं क्या है कि मतलब जब अकबर ने आक्रमण किया तो बहुत बड़ा रक्त संहार किया था, यहाँ पे 30,000 लोगों का कत्लेआम करवा दिया था, तो रक्त की नदियां बही थी, और इतनी जबरदस्त नदियां बही थी कि वहां से जो ऊपर के दरवाजे से एक पाडो पाडो हम जो ना भैंस का बच्चा जो है वो बहता हुआ उस रक्त की नदी में आया, और जिस दरवाजे पे आके रुका उसका नाम पाटन पॉल हो गया। एक्चुअली ये सिर्फ कहने लेने की बात है। अपने मेन चीज जो है पाटन पॉल इसका नाम था, और पाटन पॉल कह रहे मुख्य दरवाजे ने, और ओ पाटन पॉल नाम मतलब पड़ गयो के बाद। पाटन पॉल, भैरव पॉल, हनुमान पॉल, गणेश पॉल, जोडला पॉल, लक्ष्मण पॉल, राम पॉल। अब आप लोग एक चीज ध्यान दो कि ज्यादातर में देखो भगवान के नाम है, भैरव पॉल, हनुमान पॉल, गणेश पॉल, जोडला पॉल, लक्ष्मण पॉल, राम पॉल, ज्यादातर भगवान के नाम है। इन भगवान के नामों को लेने का मतलब क्या था? यानी कि अपनी श्रद्धा जो है वो ईश्वर के प्रति है, एक उस शक्ति के प्रति है जो हमारी रक्षा करती है। और दरवाजे किस लिए होते हैं? अपन किस लिए बनाते हैं? सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो इन दरवाजों पर इनका नाम देना, यानी कि इनकी कहीं ना कहीं मूर्ति स्थापित करना और इनको समर्पित कर देना, ये कि इस दरवाजे की सुरक्षा का काम आपका है, दायित्व आपका है। कभी मतलब कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न पूछे तो ध्यान रखना, इंटरव्यू में पूछने लायक सवाल है ये, ठीक है, कि क्यों इनके नाम भगवान के नाम पे होते थे, तो आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। फिर देखो पाटन पॉल पे है ना बाघ सिंह की छतरी बनी हुई है, बाघ सिंह की छतरी बनी हुई है। जब इसका चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका हुआ था, ये देखो 1534-35 में, तो बाघ सिंह जो है वो बहादुर शाह से लड़ते हुए, बहुत जबरदस्त तरीके से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, केसरिया किया था इन्होंने। इन बाघ सिंह जी की छतरी कहां है? अपने पाटन पॉल पे बनी हुई है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। भैरव पॉल और हनुमान पॉल के मध्य जयमल और कल्लाजी राठौड़ की छतरी है, ठीक है, जयमल और कल्लाजी राठौड़ की। अब जयमल और कल्लाजी राठौड़ का संबंध कौन से साके से था? तो 1567-68 में तीसरा साका हुआ था, उसमें जयमल और फत्ता जो थे उन्होंने केसरिया किया था। इन्होंने क्या किया था? केसरिया, ठीक है, केसरिया। और जयमल के ही भतीजे थे कल्लाजी राठौड़। तो कल्लाजी ने मतलब क्या हुआ कि जयमल के पैरों में जो है गोली लगी थी ऐसे संग्राम नामक बंदूक से, तो जयमल जो है चलने में समर्थ नहीं थे। उस समय कल्लाजी ने अपने कंधों पर बिठाया और बहुत ही जबरदस्त तरीके से नरसंहार करते हुए युद्ध में आगे बढ़ रहे थे। इन्हें जो है विपक्षी सेना देखकर कई बार चक्कर
चकरा गई कि भाई ये हुआ क्या, कि कोई मशीन उतार दी इन्होंने तो गाजर मूली की तरह काट रही है। नहीं नहीं, किसी ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो इनके देवता ही आ गए युद्ध करने के लिए, इनके देवताओं में बड़ी श्रद्धा है, देवता आ गए। तो इन्हें 4 हाथ वाले और 2 सिर वाले देवता की जो है उपाधि भी इन्होंने दे दी थी विपक्षी सेना ने। मतलब बहुत जबरदस्त भय था। तो ये इनकी छतरी कहाँ है, भैरव पॉल और हनुमान पॉल के मध्य इनकी छतरी बनी हुई है, ध्यान रखना। इस दुर्ग का आकार पूछे कि आप लोगों को इसका आकार कैसा है, तो वेल मछली के समान इसका आकार है। बप्पा रावल ने इसे मान मोरी से जीता था। मान मोरी कौन था, मान मोरी मौर्य शासक ही हुआ, मौर्य शासक हुआ, ठीक है। बप्पा रावल ने इसे हराकर जीता, क्योंकि इसका निर्माण तो चित्रांगद मौर्य ने किया था, तो मौर्य द्वारा स्थापित दुर्ग था। बापा रावल ने इसे जीता, फिर बाद में जो है कुंभा ने इसका विस्तार करवाया था, ठीक है, ये ध्यान रखना। सबसे पहला इस पे विदेशी आक्रमण पूछे ना आपको कि सबसे पहला विदेशी आक्रमण इस पे कौन सा हुआ था, पहला विदेशी आक्रमण वो किया था अफगान शासक था एक, अफगान मामू ने किया था, मामू ने किया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये भी पूछते हैं। अब चित्तौड़गढ़ के अंदर 3 साके हुए। साके मतलब कि जब जीतने की कोई संभावना नजर नहीं आए तो पुरुष जो है केसरिया धारण करके कि बस अब जो है जितनों को मार सकते हैं उतनों को मारना है, अपने को तो मरना निश्चित है, तो पीछे अपने जो मर जाएंगे तो पीछे औरतें जो है उनका क्या होगा। तो औरतें अपनी अस्मिता को बचाने के लिए एक जौहर कुंड होता था दुर्ग के अंदर, जिसके अंदर लकड़ियां वकड़ियां लगा के और पूरी पूजा वूजा के साथ में फिर बाद में जो है अपने शरीर को जो है उसके अंदर समर्पित कर देती थी, यानी कि जिंदा जो है अग्नि को समर्पित कर देती थी। ये दुश्मनों के हाथ में आकर अपनी आबरू अपनी अस्मिता को जो है गंवाना नहीं, बचा के रखना है, ये जो है क्षत्राणियों का बहुत बड़ा परम धर्म उस समय माना गया। तो ये जौहर जो है, जो साका मतलब कि केसरिया और जौहर दोनों ही हो तो वो साका कहलाता है। जैसलमेर में एक बार ऐसा हुआ कि केसरिया हो गया, जौहर नहीं हो पाया, इसलिए वहां पे अर्ध साका हुआ, 2.5 साके हुए जैसलमेर के अंदर। लेकिन अपने यहाँ पे जो है चित्तौड़गढ़ के अंदर 3 साके हुए हैं, ये ध्यान रखना है अपने को, ठीक है। देखो सबसे पहला जो है 1303 में राणा रतन सिंह थे। आप लोग सब जो है पद्मिनी वाली स्टोरी जानते हो, ठीक है। अब राजस्थान में कोई भी एडोक नहीं है, राजस्थान के भारत में जिन पद्मिनी स्टोरी नहीं पता, पद्मिनी या पद्मावती, इसके ऊपर पिक्चर भी बन चुकी है। हालांकि पिक्चरों का कोई लेना देना नहीं है, वो काल्पनिक किरदार बना देते हैं, स्टोरी को मसाले दसाले लगा के इतिहास को बिगाड़ते हैं, इसलिए उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, राणा रतन सिंह और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य जो है ये युद्ध हुआ था 1303 के अंदर, ये पहला साका था, ठीक है। 1534-35 में दूसरा साका हुआ, बाघ सिंह थे यहाँ पे, बहादुर शाह जो है आक्रमणकर्ता बहादुर शाह थे गुजरात के शासक, और यहाँ पे जो है राणा सांगा की जो है पत्नी, उन्होंने हाडी रानी थी वो भी, ठीक है, ध्यान रखना, उन्होंने जो है जौहर का नेतृत्व किया। और यहाँ पे बाघ सिंह जो है देवलिया के रहने वाले थे, इन्होंने केसरिया किया। 1567 में जयमल और पत्ता जो थे केसरिया का, इन्होंने केसरिया किया, नेतृत्व किया, और यहाँ पे जो है इनकी रानी ने जौहर किया। तो ये अकबर के समय था, ये बहादुर शाह और ये अलाउद्दीन खिलजी के समय, ठीक है। चलिए अब आप ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट। ये जो फोटो आप देख रहे हो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग का ही विहंगम दृश्य है, जिसके अंदर आप लोगों को विजय स्तंभ नजर आ रहा है, एक कीर्ति स्तंभ भी है इसके अंदर, ठीक है। और कौन कौन से जलाशय वगैरह वो मैं अभी बताता हूं आप लोगों को। देखो टावरो आगे बढ़ा। अब इसके अंदर और क्या क्या है वो, तो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनते हैं वो विजय स्तंभ से और कीर्ति स्तंभ से। सबसे पहली बात ये ध्यान में रख लो, विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ एक नहीं है, अलग अलग है। विजय स्तंभ 9 मंजिला है, कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला है, वैसे 6 है पर 7 मंजिला कहते हैं, ठीक है। तो दोनों अलग अलग है। देखो विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया, कुंभा ने। 1437 में जो है मालवा पे विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने इसका निर्माण करवाया। इसका निर्माण 1437 में शुरू कर दिया, जो 1448 में पूरा हुआ है। क्योंकि विजय के उपलक्ष्य में करवाया था इसलिए इसका नाम विजय स्तंभ है। विक्ट्री टॉवर भी कहते हैं। आरबीएससी की पुस्तकों पे और पुलिस विभाग के जो है प्रतीक चिन्ह के रूप में इसे उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। उपनाम इसके क्या क्या है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उपनाम आपको पूछते हैं। देखो भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहा जाता है, क्योंकि अंदर बहुत सारी मूर्तियां हैं। हिंदू मूर्तिकला का अजायब घर कहा जाता है, विष्णु ध्वजगढ़ कहा जाता है, ठीक है। इसे विक्ट्री टावर और लोक जीवन का रंगमंच, ये सारे ही इसके उपनाम है विजय स्तंभ के, ठीक है। इसकी ऊंचाई देखें यदि अपन,
तो 122 फीट है। कई जगह 120 फीट भी लिखी मिलेगी, दोनों ही सही है। तो ऑब्लिक करके आप लिख लेना 120 फीट। ठीक है, ये ध्यान रखना। मंजिलें इसमें है 9 मंजिल है टोटल, आधार सहित यदि देखोगे आप इसके अंदर 9 मंजिल है। इसके शिल्पी जो थे, शिल्पकार इसके जो थे वो जैता, नापा, पुंजा और पोमा थे। जैता, पुंजा, नापा और पोमा थे जो इसके अपने शिल्पकार थे। और इसके अंदर 157 सीढ़ियां है टोटल, 157 सीढ़ियां है। भगवान की, अपने हिंदू भगवानों की इतनी सारी मूर्तियां, इसलिए इसे मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है, हिंदू मूर्ति कला का विश्व कोश भी कहा जाता है। ये सारे इसके उपनाम है। ठीक है, ये ध्यान रखना, विजय स्तंभ से रिलेटेड पूछते हैं। ठीक है, कीर्ति स्तंभ क्या है? कीर्ति स्तंभ स्पेशली जैन धर्म को समर्पित है। इसका निर्माण जीजासा द्वारा करवाया था। इसकी ऊंचाई 75 फीट है। कितनी है? 75 फीट। मंजिल इसके अंदर 6 या 7 इसलिए लिखी है क्योंकि आधार को भी काउंट करे तो 7 है, आधार को बेस को काउंट नहीं करे तो 6 है। ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना है। समर्पित किसको है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें कि ये जैनों के किस भगवान को समर्पित है? तो ये आदिनाथ जी को समर्पित है। किसको समर्पित है? आदिनाथ जी को। इनके शिल्पी कौन थे? अत्रि और महेश। अत्रि पुत्र महेश कहा जाता है ना, अत्रि, और अत्रि का पुत्र महेश जो है वो इनके शिल्पकार थे। अब देखो दोनों के अंदर अंतर है। ये कीर्ति स्तंभ अलग है, ये विजय स्तंभ अलग है। दोनों का आकार भी अलग है और दोनों के निर्माण भी अलग है, सब कुछ अलग है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ही, लेकिन दोनों चीजें अलग है, इनको मिक्स मत करना। ठीक है टाबरों, बढ़ना के आगे। ओके, देखो अन्य विशेषताएं जिनमें प्रश्न बहुत ज्यादा बने करे तो ध्यान रखियो बढ़िया तरीके। देखो इसमें बनवीर द्वारा बनवाया हुआ तुलजा भवानी का मंदिर है। अब ये तुलजा भवानी का जो मंदिर है ये तुलादान से बनवाया बनवीर ने, तुलादान से बनवाया। तुलादान समझते हो? एक तराजू के 2 पलड़े होते, एक तरफ राजा खुद बैठ जाए, एक तरफ इंसान खुद बैठ जाए, दूसरी तरफ जो है सोना, चांदी, धन, माया सब रखा जाए और उसमें जो धन आ जाता है उसको किया जाता है दान। ठीक है, तो फिर जो है उस दान के धन से बनवाया हुआ मंदिर जो है तुलजा भवानी का मंदिर है, जो बनवीर ने बनवाया। बनवीर आप समझते हो, पन्ना धाय वाली स्टोरी के अंदर बनवीर का किरदार है, नेगेटिव रोल है बनवीर। बनवीर जो है हीरो के रोल में नहीं आता, विलेन के रोल में। चित्तौड़गढ़ की पिक्चर में बनवीर विलेन है। ठीक है, ये ध्यान रखना। दासी पुत्र था ये और विलेन के रोल में है। 27 मंदिर जो है वो जैन मंदिर है जिसके अंदर 27 देवरिया है। देवरिया यानी एक तरीके से देखो मंदिर जो होता है, मंदिर को कहा जाता है देवरा। ठीक है, और छोटा मंदिर हो तो उसे कहा जाएगा देवरी। ठीक है, तो ये देवरी 27 है छोटी छोटी मंदिर। देखो 27 मंदिर है, 7 और 20 27, तो छोटे छोटे जो है 27 मंदिर ऐसे छोटे छोटे बने हुए हैं, तो इसलिए इसको क्या कह दिया? 27 मंदिर। सिर्फ पढ़ो नहीं, चीज को समझो, हर शब्द से अर्थ निकलता है। जब ये चीजें समझ गए तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 27 विष्णु ही कहते हैं ना, 20 और 9 27, यानी कि 7 और 20 27, 27 छोटी छोटी देवरियां है। देवरिया का मतलब क्या होता है? रटना नहीं है। देवरी यानी मंदिर है। ठीक है, छोटा मंदिर है। और यहाँ पे जो है समाधीश्वर मंदिर है, ये समृद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी आप लोगों को जो है प्रश्न मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? समृद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी मिलेगा, समाधीश्वर मंदिर के नाम से भी मिलेगा, मोकल मंदिर के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसे ही कहा जाता है मोकल मंदिर। ये इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनर बार बार इसे पूछता है। निर्माण इसका राजा भोज द्वारा है। राजा भोज कौन से? परमार। ठीक है, परमार भोज। कहा राजा भोज, कहा गंगू तेली, वो वाले राजा भोज। परमार राजा भोज द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है और पुनर्निर्माण करवाया है मोकल ने। तो फिर बाद में इसे क्या? मोकल मंदिर के नाम से जाना गया। इसी मंदिर का नाम पहले त्रिभुवन नारायण मंदिर था। त्रिभुवन नारायण मंदिर। जब राजा भोज ने इसका निर्माण करवाया तो इसका नाम त्रिभुवन नारायण मंदिर था। जब मोकल ने पुनर्निर्माण करवाया फिर बाद में इसका नाम समाधीश्वर मंदिर, शमिदेश्वर मंदिर, समृद्धेश्वर मंदिर, ये सारे हो गए। ठीक है, या मोकल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। एक एक चीज आप लोगों को बता रहा हूं मैं, जो एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, विद डिटेल। इससे ज्यादा डिटेल आई तो अपने जो है नुकसान नहीं है। ठीक है, ये बात क्लियर है। इसके अलावा यहाँ पे कुंभ श्याम मंदिर है। देखो इसके रिलेटेड एक जीजीडी फैक्ट भी दे रखा है आप लोगों को। ठीक है ना, कुंभ श्याम मंदिर वाला देख लेना। मीरा मंदिर है, श्रृंगार चौरी मंदिर है। ये श्रृंगार चौरी जो है ये कुंभा की पुत्री, जो अपने शादी होती है ना किसी की, तो उसके लिए लड़कियों की जो शादी होती है वहां पे चवरी बनाई जाती है। तो कुंभा की पुत्री जो थी उसकी शादी के लिए बनाई हुई चवरी थी, उसके वहां पे बना हुआ मंदिर श्रृंगार चौरी। ये जो बनाया था ये इसका निर्माण जो है बेलका ने करवाया था।
बेल का कौन था? कुंभा का कोषाध्यक्ष था। कौन था? कुंभा का कोषाध्यक्ष था बेल का, इसने इसका निर्माण करवाया था। इसके अलावा यहाँ बाण माता मंदिर है जो गुहिलों की कुल देवी है, गुहिल वंश का ही चित्तौड़ में शासन रहा था। इसके अलावा यहाँ कालिका माता मंदिर है। तो ये सारे मंदिर जो है अपने कहा है कुंभलगढ़, अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर, कुंभलगढ़ को नहीं, कुंभलगढ़ कलपड़ा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ यहाँ पे और क्या क्या है? देखो नौलखा महल है, यहाँ गोरा बादल महल है, लाखोटा बारी है, हाँ, रानी पद्मिनी का महल है, पद्मिनी कुंड है, रत्नेश्वर कुंड है, हरामियों का बाड़ा है, यहीं पे हरामियों का बाड़ा भी है, हरामियों का बाड़ा भी यहीं पे है, ठीक है। इतनी सारी चीजें हैं, ठीक है। ये सारी चीज जो है अपने को ध्यान में रखनी है कि हाँ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पूछ ले कि टाबरों की है, तो ये सगली चीजें ध्यान रखनी है, प्रश्न कटु भी बन सके, ठीक है। ये सारी चीजें चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है, कभी जाओ तो देख के भी आना। और वैसे और भी इसके अलावा भी बहुत सारी है, परीक्षा की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है अपने, जो अपने को ध्यान में रखना है। अब ले स्क्रीनशॉट, ठीक है टाबरों। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में तो दुर्ग का आज अपने परिचय पढ़ लिया, दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से कैसे कैसे होते हैं। इसके अलावा जो है दुर्गों का महत्व अपन ने जान लिया और चित्तौड़गढ़ दुर्ग पूरी तरीके से पढ़ लिया है। ये सारी चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए, जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद हो। सारी डिटेल बताई है मैंने, नोट्स मेकिंग पैटर्न तो है, सारी डिटेल भी बताई है। साथ ही साथ ये ध्यान रखें कि जो भी विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। 52,000 पोस्ट है, तो ये टेस्ट सीरीज जो आप लोगों के अभ्यास के लिए दी है, बिना विलंब के ज्वाइन कर लेना। ये कॉम्बो ऑफर में ऑलरेडी बहुत सारी आप लोगों के जो है छूट दे रखी है, तो इसको ज्वाइन करें तो ये एक्स्ट्रा प्राइस आप लोगों के नहीं लगेगी। इस कॉम्बो ऑफर से आप लोग अपने पैसे भी बचा सकते हैं और एक ही जगह सारी चीजें कहां मिलेगी, तो ये जीजीडी ऐप के अंदर मिलेगी, जो अभी सिर्फ एंड्रॉइड वर्जन अवेलेबल है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। आईफोन वाला वर्जन अभी अवेलेबल नहीं है, उस पर काम चल रहा है, जब भी अवेलेबल हो जाएगा बता दिया जाएगा, ठीक है। जब जैसे ही वेबसाइट अवेलेबल हो जाएगी तो वो आईफोन वाले जो है वो अपने डेस्कटॉप के जरिए उस पर भी अभ्यास कर पाएंगे। अभी जो है अवेलेबल यही है, एंड्रॉइड फोन के अंदर आप प्ले स्टोर से गौरव ज्ञान धारा ऐप इंस्टॉल करें, जो 3 लाख विद्यार्थी लगभग इंस्टॉल किए हुए हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप भी करें और राजस्थान की बेस्ट टेस्ट सीरीज का हिस्सा बने, सिर्फ नाम मात्र के लागत मूल्य के अंदर। अपन मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।